अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 4.12 के साथ हैं हम आपके सामने। 23 तारीख़ है आज, 23 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर 2020 ये बुध का दिन है, वेडनेसडे है आज। इससे पहले हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर चुके हैं और सर्कुलर मोशन में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन की थी, जो कि आपके सामने है ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, अब बच्चे ने एक क्वेश्चन कमेंट्स में लिख दिया था कि हमने इस एक्सेलरेशन को ए से या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए टी से क्यों जाहिर किया है, हमने उसे अल्फ़ा से क्यों जाहिर नहीं किया। तो देखें भाई, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं आप, तो मैं कैसे अब इसे देखें, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है जो ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो इसका कोई एजेंट हो सकता है ना जो इसे घुमा रहा हो। ये अब ये घुमाया जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, ये जो अगर मैं इसे इस जगह पर छोड़ दूँ यानी फ़र्ज़ कर लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए अगर इसे यहाँ ये धागा टूट जाए, ये वाला जो धागा है ये टूट जाए, तो ये ऑब्जेक्ट घूमेगा नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, आप ये घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। धागे के साथ एक वज़न बांधें, उसे घुमाएं और छोड़ दें तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और ऐसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट घूमता घूमता इस जगह पर आ जाए, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ ये आगे घूमेगा नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में ऐसे। ये जो पाथ होती है इसे टेंजेंशियल पाथ कहते हैं और ये सर्कुलर नहीं होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। ये टेंजेंशियल पाथ है, स्ट्रेट लाइन होती है ये, और स्ट्रेट लाइन होती है तो इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी फिर लीनियर वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि एक लाइन में ट्रैवल कर रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो एक लाइन में ट्रैवल करते हुए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो फिर लीनियर वेलोसिटी होती है। तो ये इसकी वेलोसिटी v कहलाएगी, और क्योंकि ये टेंजेंशियल पाथ होती है अपनी पहचान के लिए इसके साथ vt लगा देते हैं। अब क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है तो इस पर लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स लगेंगी। लीनियर वेलोसिटी में हम एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं करते हैं बल्कि लीनियर एक्सेलरेशन, और लीनियर एक्सेलरेशन ए से ज़ाहिर होता है, इसलिए मैंने इसके साथ ए टी लगा दिया था। सर्कुलर एक्सेलरेशन, अब इसकी जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये जो सेंटर है, अगर इस पे एक एक्सिस में यूँ समझ लो कि इसमें से एक लाइन पास कर दूँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। ये देखें, ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो एक्सिस जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अगर फर्ज कर लो कि तुम्हारे पास कोई एक डिस्क हो, उसको तुमने धागे में से गुजार के और उसे पकड़ के रखा हुआ, यहाँ से भी, ऊपर से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, ये है तुमने पकड़ के रखा है। अगर मैं इसे घुमाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्विस्ट आ जाएंगे ना, मरोड़ धागे में आप देखेंगे कि उस पर बल पड़ जाएंगे। ठीक है ना, ये जो बल जिस एक्सिस पे पड़ रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इस एक्सिस पर होता है, इसे अल्फा कहते हैं। तो अल्फा इधर होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होता है, इन दोनों में फ़र्क है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, सेंटर की तरफ। तो एक एक्सेलरेशन इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो टेंजेंशियल यहाँ पर होता है, इसमें दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा, अब जो हमने इससे पहले थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट की हुई है, हमने पढ़ा था S इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, अब इसमें हमने कहा था कि सर्कुलर मोशन में आर तो रेडियस होता है, कांस्टेंट होता है, और अगर मैं एस में चेंज करूं, डेल्टा एस कर दूं, तो आर तो कांस्टेंट है, चेंज फिर थीटा में आएगा, आर कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, अब अगर मैं इधर भी टी से डिवाइड कर दूं और इधर भी टी से डिवाइड कर दूं, ये क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एस अपॉन टी ये होती है वेलोसिटी, इसे कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, आर ऐसे ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड, ये डेल्टा थीटा बाई टी, ये डेफिनेशन है एंगुलर वेलोसिटी की। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब अलग से मैं ऐसे कहीं हेडिंग डाल के नहीं कर रहा हूँ, आप एक नज़र इसे देख लीजिएगा, अपने पास रफ कहीं लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड, अच्छा मैं लिख ही दूँ यार वरना आप, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड
एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, जब आप लेक्चर लिखें तो इसे हेडिंग बना दीजिएगा और फिर नीचे यही कर दीजिएगा, मैं कोई इस पर डिबेट नहीं लिख रहा हूँ लंबी सी। S इज इक्वल टू आर थीटा, और सो डेल्टा S इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, दोनों साइड डिवाइड किया T से तो ये चीज़ आ गई, और डेल्टा S अपॉन T इसके इक्वल होता है, डेल्टा थीटा अपॉन T इसके इक्वल होता है, R एज इट इज़ आ गया, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मैं नीचे लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ तक जब आप लिख लें, ये 2-3 स्टेप्स हैं, ये लिख लें, तो फिर हेडिंग आप डालेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये दूसरी हेडिंग आ गई, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, शुरू आपने यहीं से करना है, S इज इक्वल टू आर थीटा। सो अच्छा, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करता हूँ यहाँ पे, डेल्टा S इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइड बाय T, अब मैंने लिख दिया ज़बानी, डिवाइड बाय T ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे T से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा डेल्टा S अपॉन T आर डेल्टा थीटा अपॉन T। अच्छा, डेल्टा S अपॉन T V के इक्वल होता है, अभी हम करके गए हैं, और ये डेल्टा थीटा अपॉन T ये ओमेगा के इक्वल होता है। मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, मैं कर रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि V इज इक्वल टू आर ओमेगा और R कांस्टेंट है, देयरफॉर अगर मैं वेलोसिटी में चेंज करूंगा तो रेडियस में चेंज नहीं आएगा बल्कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। ये बात समझते हो? मैं चाहता हूं कि मैं लंबी चौड़ी डिबेट के बगैर ये बात आपके सामने रखूं कि V क्योंकि आर ओमेगा के इक्वल है, सर्कुलर मोशन में रेडियस तो चेंज नहीं होता, अगर कोई दायरे में घूम रहा है और उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसका असर रेडियस पे नहीं पड़ेगा बल्कि एंगुलर वेलोसिटी पे पड़ेगा। तो अगर मैं वेलोसिटी चेंज कर दूं तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने अगर यहाँ डेल्टा V करेंगे तो यहाँ भी डेल्टा V आएगा, R तो है ही कांस्टेंट यहाँ पे। अच्छा, अब मैं इसी इक्वेशन को ऊपर लिखता हूँ, फिर से मजीद सॉल्व करते हैं, मेरे पास टेबल ख़त्म हो गया है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं ये वाला करना नहीं चाह रहा था लेकिन दरमियान में तज़किरा आ गया तो मैंने कहा कि ये बात हो जाए। अच्छा, अब डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा ओमेगा, ये यहाँ तक हम बात लेके आए, दोनों साइड डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय T ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे T से डिवाइड कर दें, क्या आता है आपके पास, तो डेल्टा V डिवाइडेड बाय T, और यहाँ पे क्या है R इंटू ओमेगा है, डेल्टा ओमेगा, इसके नीचे भी T से डिवाइड कर दें, तो मैंने दोनों साइड पे T से डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा V अपॉन T ये एक इक्वल होता है और ये R एज इट इज़ आ गया, और डेल्टा W अपॉन T ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये देखें ये किसके इक्वल आ गया, A इज इक्वल टू R अल्फा। तो आप देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर, इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी समटाइम्स कहते हैं ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, R इंटू अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को जब रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, ये रिलेशनशिप है। तो वो बच्ची जिसने ये क्वेश्चन रेज किया था कि इसको अल्फा से क्यों, तो बेटा दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दोनों एक्सेलरेशंस डिफरेंट हैं और दोनों का रिलेशन ये है। तो ये अगर किसी जगह आएगा तो हम वहाँ पर इसे दोबारा रिकॉल भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज कल हमने बात छोड़ी थी AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये हमने प्रूफ कर लिया था। अब थोड़ा आगे चलें हम, और आज मैं इस वक्त लिख रहा हूँ आपके सामने सेंटीपीटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी तक तो हमने लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लिखा था ना। तो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ क्या भला, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये तो बनेगी हेडिंग, ये हमारी आसानी के लिए कि बाद में हम अगर कोई न्यूमेरिकल्स हमने करने हो तो हम इस तरीके से परफॉर्मेंस उसकी कर लें। अच्छा, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर लेके जाऊं, ये बहुत नीचे लगा हुआ है। अच्छा, ये अच्छा, मैं ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे, ये जो लैब के स्टैंड आपके रखे होते हैं उसके ऊपर ये रखा होता है कैमरा। ठीक है, और इसमें मुझे मसला ये आता है कि बाज़ औक़ात रबर बैंड ये चेंज कर देते हैं ना, मैं इस पर रबर बैंड एक लगा के रखता हूँ।
तो आंटी जब सफाई करती हैं इधर उधर हो जाते हैं तो रबर बैंड गायब हो जाता है। अब कैमरा सिर्फ ऊपर, मोबाइल सिर्फ ऊपर रखा हुआ है और ये हिलता रहता है बार बार। हमारा ख़तरा मुझे ये होता है कि ये अगर गिरेगा तो वीडियो दोबारा से बनानी पड़ेगी आगे से, इसलिए कि वो जितना ऐसा अभी तक बन गया फिर उसे पेस्ट करना पड़ता है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है एक लेक्चर बनाने के लिए, मुश्किल होता है, यानी टाइम लेता है। एनीवेज, अब देखें ज़रा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हम जानते हैं कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इक्वल होता है v² r, ये। और अभी हम करके गए, हम ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। देयरफॉर इसलिए अब ये जो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, इसे मैं इस जगह पे रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो AC इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय r। अच्छा, अब v², v ये v की जगह है ना, v r ओमेगा के इक्वल है, तो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ r ओमेगा, ठीक है, ये इसकी प्लेस पर आ गया, ठीक है। और v की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ ये समझ लो यहाँ से यहाँ चला गया। अब ये एरोज आप ना लगा दीजिएगा भाई, ये बताने के लिए मैंने लगाए कि यहाँ मैंने ये वैल्यू रखी है। अच्छा, ये स्क्वायर r पर भी है, ये स्क्वायर ओमेगा पर भी है, तो ये क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू r² इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला r नीचे वाला एज इट इज आएगा, और इस r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC मेरे पास आ गया है r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो AC की रिलेशनशिप है बिटवीन इन दोनों में, एंगुलर वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एक दूसरी रिलेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हवाले से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब आइए ज़रा मैं लिखता हूँ क्या भला, कि हम जानते हैं पहले से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दायरे में घूम रहा हो और एक चक्कर कंप्लीट कर ले, यहाँ से जाए ये और वापस यहीं तक आ जाए, मैं इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ए से चला वो और घूम के दोबारा ए तक आ गया, ये ऐसे एक चक्कर उसने लगा लिया, तो एक चक्कर में ये हम कह रहे हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ठीक है। जब वो एक चक्कर लगाएगा तो एंगल कितने कवर करेगा, 360 डिग्री कवर करेगा। 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन, ये तो एंगल्स का रिलेशनशिप होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी अगर है तो फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, एक पूरे चक्कर के लिए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। एक पूरे चक्कर में, दायरे के एक पूरे चक्कर में, ये जो पूरा चक्कर होता है इसमें जो एंगल होते हैं 360 डिग्रीज होते हैं, और 360 डिग्रीज 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने ये बात कही है कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और जो टाइम लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये थीटा तो आ गया 2 पाई रेडियंस, और टाइम की जगह आ जाएगा कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। तो मैं ये वैल्यूज़ रख देता हूँ, देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास आगे क्या आता है। तो अब पेज 2 पे आ रहा हूँ मैं। तो मेरे पास लिखा हुआ था ये थीटा इज इक्वल टू पाई टी, थीटा की जगह 1 कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आ जाएगा, तो ये आ गया थीटा की जगह 2 पाई आ गया, इंटू ओमेगा, आगे टी लिखा हुआ था तो टी क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन होगी है तो ये आ जाएगा कैपिटल टी। तो अब ये देखें, ये टी इधर है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आए तो ये हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया 2 पाई अपॉन टी, ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। अच्छा, अब ये देखें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में हमने प्रूफ क्या किया हुआ है, हमने प्रूफ किया हुआ है AC इक्वल होता है R इंटू ओमेगा स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं अब यहाँ यूज करता हूँ। तो एज वी नो
दैट ए सी इक्वल होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हमने एक मिनट ठहरें कि यहाँ रोशनी में आ जाए, और ये जो ए सी है ये आर ऐसे ही आ गया, ये इक्वल, और ये ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं इसकी वैल्यू ये जो ऊपर है ना ये मैंने निकाली है डब्ल्यू 2 पाई अपॉन टी, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये आएगी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। अच्छा याद रहे ये कैपिटल टी का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन का टाइम है, टाइम पीरियड कहते हैं इसे। अच्छा ये स्क्वायर 2 पर भी है, पाई पर भी है, टी पर भी है, तो इन सब का स्क्वायर करें आर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ए सी इसे मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, 4 क्योंकि नंबर है इसे बाहर लिख देते हैं, 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला है इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। ठीक, अच्छा मैंने ये इस वजह से करना बेहतर समझा कि मुझे एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखना है, और वो न्यूमेरिकल मैं अब आपको लिखवाता हूँ। न्यूमेरिक प्रॉब्लम है ये, और कभी कभी एग्ज़ाम का हिस्सा बनती है। क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ, ज़मीन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। अच्छा ज़मीन तो आप बड़े अच्छे से पहचानते हैं, तो मैं ये रोशनी थोड़ी कम आ रही है, मैं विंडो खोल के आऊँ, उसका एक बॉर्डर है उसकी वजह से ये रोशनी थोड़ी दब रही होती है, तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा भाई 22 दिसंबर है, ज़ाहिर है कि इसमें जितनी रोशनी आज आ सकती है उतनी आ रही है सुबह सुबह। कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ। अच्छा अब अर्थ के बारे में आप बताएं मुझे। ये प्लैनेट अर्थ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फर्ज करो कि ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। अगर अर्थ ऐसे हो तो ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब ये घूमता हुआ पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख रहे हैं? ये ऐसे घूम रही है, और जब ऐसे घूमता है तो फिर इसके ऊपर इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला एक क्या है, 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, आर रेडियस होता है, और टी जो है टाइम पीरियड होता है। तो प्लैनेट अर्थ के लिए डेटा, प्लैनेट अर्थ के लिए पाई की वैल्यू ये तो हमें पता है 3.14, ये तो कांस्टेंट ही है, ये चांद के लिए भी यही रहेगी। तो मैं इस फार्मूले के लिहाज से फार्मूलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसमें टाइम, अब ज़मीन को एक रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, ये मैं इस वाली रोटेशन की बात कर रहा हूँ, वो वाली नहीं जो सूरज के इर्द गिर्द लगाती है, वो तो 365 दिन लगते हैं। और ज़मीन के जो एक्सिस पे और रोटेशन भी शायद मैं गलत कह रहा हूँ, स्पिन कहना चाहिए, तो ज़मीन की जो स्पिन होती है उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, और ये 24 घंटे में हो जाता है ये पूरा काम। तो अच्छा ये नहीं है कि दिन छोटे बड़े होते रहते हैं लेकिन टाइम 24 ही घंटे रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में अगर रात लंबी हो गई है तो दिन 25 घंटे का हो गया है, ऐसा नहीं है। दिन 24 ही घंटे का रहेगा पूरा, और रात अगर लंबी हो गई है तो दिन छोटा हो जाएगा। अगर रात 14 घंटे की हो गई है तो दिन 12 घंटे नहीं, कितने का हो जाएगा, 10 घंटे का हो जाएगा, तो इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब टाइम लगता है 24 घंटे एक 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 कंप्लीट स्पेन में, ठीक है। अच्छा 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड्स। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 86400 आता है, 86400 सेकंड्स, ये सेकंड्स में आ गया टाइम, ठीक है, ज़मीन का पूरा चक्कर करने।
और रेडियस ऑफ अर्थ ये पता है ना कितना है, 6 10⁻⁴ अच्छा ये था 6 पूरा नहीं है, ये है 6.4 था ना, 6.4 10⁻, मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि ये 10⁻⁶ मीटर होता है। हमने जो मास ऑफ अर्थ मैट्रिक में कैलकुलेट किया था उसमें आपको ये वाली वैल्यू बताई गई थी, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो बुक में से देखिए, आपको सही कर लेनी चाहिए। मेरे जहन में ये है कि मैंने सही लिखा है। अच्छा, और AC हमने मालूम करना है, ठीक है। असल में ज़बानी में बेशक यकीन हो आपको किसी बात पर, लेकिन आपको शायद लगाना चाहिए ताकि अगर गलती हो तो वो ठीक हो जाए। मुझे यकीन है कि मैंने वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं, लेकिन मैं गलत लिख सकता हूँ, तो हमेशा चेक करके उन्हें याद करना चाहिए। अब AC हमने कैलकुलेट, AC की इसके इक्वल है 4π² R/T²। तो ये लिखें, वी नो दैट कि AC इक्वल होता है 4π² R/T²। अच्छा, अब रखें इस पे वैल्यूज़। 4 पाई की वैल्यू है 3.14, R की वैल्यू, R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है ये, ठीक है, क्योंकि ज़मीन की बात कर रहे हैं ना ये। अच्छा, स्क्वायर भी लगना था ना यहाँ कहीं, किस पे लगना था, यहाँ, ये इस पे आ गया। अच्छा, और अब ये T हमने निकाला था 86400, और इसके ऊपर ये जो T के ऊपर स्क्वायर लगा ना, ये फिर इसके ऊपर लगेगा ना, ये हमने निकाला था यहाँ 24 × 60 × 60, ये एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं ये हमने वो निकाले थे। अच्छा, अब AC ये मल्टीप्लाई डिवाइड सारा करें तो ये आता है मेरे पास 3.38 और इनटू 10⁻⁻², या कुछ बच्चों के पास ये आएगा ऐसे 0.00338 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ना एक्सेलरेशन का यूनिट है, ये हमने साथ ज़रूर लिखना है। तो हम जब ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं तो हम पर इतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होता है जो इतना तकलीफ दे नहीं है कि हम ज़मीन के सेंटर की तरफ घुस जाएं, उसकी तरफ खिंच जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। बहरहाल ये तो एक क्वेश्चन हो गया। कभी कभी ये न्यूमेरिकल पार्ट में आ भी सकता है, और अगर ये वैल्यू आप अपने पास से कैलकुलेट कीजिएगा, जो आपके पास सही है उसे कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रहे। फाइनल एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज दिस, ठीक है। तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। सूरज के इर्द गिर्द जब कैलकुलेट करेंगे तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रोटेशन के लिए होता है वो अलग होगा, ठीक है। उसके लिए हम ये जो टाइम पीरियड है वो फिर 24 आवर्स का नहीं रखेंगे बल्कि 365 डेज़ का रखेंगे। तो ये जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है, कौन सी वाली, ये, इसी में अगर मैं 365 से मल्टीप्लाई करूँ तो पूरे साल के सेकंड आ जाएंगे। और फिर ये जो टाइम पीरियड है ये वाला एक रोटेशन का जो मैंने रखा है, सॉरी रेडियस जो मैंने रखा है प्लैनेट अर्थ का, क्योंकि अपनी स्पिन पे तो इसका सरकमफेरेंस और सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस यही होता है। सूरज के साथ जिस दायरे में ये घूमती है उसका रेडियस कुछ और होता है, उसका रेडियस की वैल्यू फिर यहाँ रखेंगे तो हमें सूरज के इर्द गिर्द, सूरज और ज़मीन के दरमियान जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमें पता चलेगा। चांद का भी ऐसे ही कैलकुलेट हो सकता है, अगर मुझे पता हो कि चांद का टाइम पीरियड ज़मीन के इर्द गिर्द जो घूमता है उसमें टाइम कितना लगता है, 27.3 डेज़ लगते हैं। तो अगर मुझे रेडियस भी पता चल जाए तो मैं वैल्यू रखूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये कैसे, वो शायद हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून है वो शायद हमारे पास इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। चांद के सिलसिले में हमने जो भी डिस्कशन करनी है वो चैप्टर 6 में जाके करनी है। बहरहाल ये एक क्वेश्चन है, और इसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम और करने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो अभी मेरे पास वीडियो का टाइम जा रहा है, 24 मिनट्स जा रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ यार 27 से नीचे नीचे रहे। मुझे अंदाज़ा हुआ है कि 27 से क्रॉस जब करता है तो तकरीबन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बहरहाल एक दो न्यूमेरिकल्स हैं अभी, और कल परसों करूँगा। अपने तौर पे मैं क्योंकि अब मुझे टाइम का इतना ज़्यादा इशू नहीं है
रोज़ का एक लेक्चर हो रहा है और बच्चों का फीडबैक अच्छा है, बच्चे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि आप उसमें स्टडीज़ भी किया करें, साथ पढ़ा भी करें उससे, तो ताकि फ़ाइनल की प्रिपरेशन साथ के साथ होती रहे। जो मैं समझ रहा हूँ कि स्लो स्लो करने में ये हो रहा है कि बच्चों के पास एक सीरियल में काम जा रहा है, उनको शायद अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, समझ भी रहे हैं। तो आजकल में इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर 5 पे आ जाएंगे, तो फिर देखते हैं कि आगे हमारे पास कोर्स आउटलाइन में और क्या क्या है। बहरहाल जितना आप कर रहे हैं उसको साथ साथ बहुत तवज्जो से कीजिए और इस लिहाज से कीजिए कि फ़ाइनल एग्ज़ाम आपने ही देना है। थैंक यू बेटा, ये वाला असाइनमेंट आप सबमिट कर दीजिएगा। दूसरा वाला असाइनमेंट का पीडीएफ, कल वाले का मैं भूल गया था, आज वाला जो मैंने दे रखा है यानी 22 तारीख का जो मैंने असाइनमेंट आपको दे रखा है उसकी मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर देता हूँ। दूसरा ये कि मैं लेक्चर क्योंकि एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ ताकि कोई मसला तबीयत वगैरह ख़राब हो तो लेक्चर आपको चला जाए। तो आज मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज 22 दिसंबर है और ये लेक्चर जब आपके पास जाना है तो ये जाना है 23 दिसंबर को, ठीक है, यानी कल। तो मेरे साथ साथ रहिए, वक्त पर अपना सारा काम करते रहिए। मैं इंशाल्लाह पीडीएफ शेयर करता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।